मजदूरी की बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद रचाल और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जिसके आगाज में जुल्म है और दरमियान में आंसू, लेकिन इंजाम एक ऐसी मोहब्बत, ऐसा भाईचारा, ऐसी इंसानियत के दिल बेख्तियार क्या उठता है। जम्मू व कश्मीर में आज भी मोहब्बतों की दुकान खुल गई है। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 नवंबर 2025 को जम्मू के साफी अफराज अहमद डॉन के 3 मरला मकान बुलडोजर की जोरदार गरज से चंद मिनटों में बल्बे का ढेर बन गया। षड्यंत्र या ये सारी जो चीजें हुई हैं, इसका खुलासा होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। कौन लोग इस सारे षड्यंत्र के पीछे हैं, उनको बेनकाब किया जाना चाहिए। सिलेक्टिव टारगेट यहाँ पे अरफाज डैंग को किया गया। अरफाज डैंग क्योंकि यहाँ पे रहता था, ये प्रॉपर्टी मेरे फादर साहब ने बनाई थी। लगभग 40 साल से वो यहाँ पे रह रहे थे और इस तरह से एकदम से आकर के यहाँ पे इसको डिमोलिश करना, सिलेक्टिव टारगेट करके, और कसूर सिर्फ इतना था इनका कि यहाँ पे अरफाज डैंग था। इस वजह से मेरे माँ बाप के सर से जो है ये छत छीना है। सोर्सेज के हवाले से जो खबर आई है कि जेडीए की जो तहसीलदार साहिबा यहाँ पे इंचार्ज उस समय की मौजूद थी, उनका जो खुद का घर बना हुआ है, क्या वाकया में वो जेडीए लैंड पे है, फॉरेस्ट लैंड पे है, या उनकी खुद की मलकियत है, वो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आने चाहिए। ये मकान सिर्फ इंटों का नहीं था, ये मेहनत, उम्मीद, जिंदगी और एक खानदान का सब कुछ था। स्टेटहुड ना होने की वजह से जो है वो रिमोट कंट्रोल जो है वो सारे का सारा दिल्ली से है, और दिल्ली से जो चाहे जिसको पिक एंड चूज करके जो है वो किया जाता है। वो पूरी जांच होगी कि किसके कहने पे क्यों, और पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि आखिर अगर इनके पास, इनका 40 साल से कब्जा था, इनके पास रिकॉर्ड था, बिजली के कनेक्शन थे, पानी के कनेक्शन थे, और ये कोई रहोंगी नहीं है, ये लोकल है। कि आपको 3 मरले के ऊपर एक आशियाना किसी का मकान, आपको लैंड ग्रैबिंग नजर आ गया। लेकिन दुखद है, उस रोड के ऊपर जितने बड़े सरकारी जमीन पर आउटलेट खुले हैं, मॉल बने हैं, बड़े बड़े बंगले बने हैं, वो किसी को नजर नहीं आ रहा। और आपने कौन सा वक्त चुना है? एक बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप को सर्दी में आपने घर से बेघर कर दिया। अब मुझे बताइए, इस मकान को डिमोलिश करने के बाद जम्मू कश्मीर में लैंड ग्रैबिंग खत्म होगी। तरफ से मोदी सरकार कहती है बेघर को कर देंगे, आपने तो घर वाले को बेघर कर दिया। अगर कोई आपका कानून है तो वो सबके लिए होना चाहिए ना। अफराज कहते हैं कि उन्हें निशाना बनाया गया, जबकि हकाम कहते हैं कि जमीन सरकारी थी। मगर इस मलबे ने पूरे जम्मू व कश्मीर में एक सवाल पैदा कर दिया कि क्या किसी शहरी का घर अब इतना गैर महफूज हो गया है? 20 साल तुम्हें इस बंदे जानना है एज ए वकील। ऊपर हरासमेंट आया, थल्ले आया, इधर एफआईआर, उधर एफआईआर, रोज कहता कसूर क्या, पहले मिलिटेंट बनाई है, वो साबित होया है। इसको टाइम देना था, नोटिस निकालना था, तब ये एविक्ट करता, यहाँ से बाहर निकलता, अपना अरेंजमेंट करता। बुजुर्ग बाप बच्चे, ये गलत है। 1 साल हुआ सरकार को बने हुए। जो बिल पीडीपी ने लाया था रेगुलराइजेशन करने के लिए, वो इसी के लिए लाया था कि जो लोग रह रहे हैं, जो लोग अपना छत के नीचे छोटी जगह पर रह रहे हैं, उनको रेगुलराइज किया जाए। उनसे जो भी जेडीए ने जैसे कलोनियां बनाई है, उनसे पैसे लिए हैं, इनसे भी पैसे ले लेते, जो भी रेट बनता रेगुलराइज कर देते। सोशल मीडिया पर तूफान मच गया, सहाफी चीख उठे, लोग बेबसी की तस्वीर बने और रियासत के हर कोने में सिर्फ एक ही मौजू था, ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। दुबई के अंदर फ्लैट बनाए हैं, लंदन के अंदर फ्लैट बनाए हैं, बाहर के कंट्री में जाके बड़े बड़े अपने महल बनाए। ऐसे लोगों को कराना चाहिए था। ये बेचारा एक गरीब आदमी, एक आवाज उठाने वाला दिहाड़ीदार आदमी, जो हर एक गरीब की आवाज उठाता है, गरीबों के लिए बात करता है, उसका आशाना गिराया गया और अचानक से आगे यहाँ इतनी बड़ी फोर्स लगा के जैसे को बहुत बड़ा ये डांट था। ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरफाज डैंग के साथ हमदर्दी के तौर पर हम आए हैं, उनका मैसेज लेकर आए हैं रजौरी पुल से। सबसे बड़ी बात है, एक तो पॉलिटिकल चेहरे बेनकाब हुए हैं इस मामले में। दूसरी बात यह है
कि जम्मू के अंदर जो इवल फोर्सेस हैं, जो वो ताकतें हैं जो यहाँ पर एक डिफरेंस क्रिएट कर रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उनको एक बहुत बड़ा मैसेज मिला है कि जम्मू ने अपना कल्चर, जो डोगरा कल्चर है, उसको बरकरार रखा है, उस सकाफत को बरकरार रखा है। 2019 में आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद जम्मू व कश्मीर का पूरा सियासी तवाज़ुन बदल गया। रियासती इख्तियारात कम हुए, ब्यूरोक्रेसी मजबूत हुई और यूनियन टेरिटरी बनने से एक डीसी का अख्तियार गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा महसूस होने लगा। लोग कहते हैं फैसला साजी में गैर शफाफियत, अवामी नुमाइंदगी कमजोर, हकूक गैर महफूज और इंसाफ बेबस हो चुका है। अब तो आर्टिकल 370 नहीं है, रियासत हमारी आपने बर्बाद कर दी, यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमको किसी काम का नहीं छोड़ा, काम कोई हो नहीं रहा, चुनी हुई सरकार कोई काम नहीं पा रही। हर रोज तो एलजी साहब हाई कमांड की मीटिंग्स लेते हैं। लद्दाख यूनियन टेरिटरी को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जो उनके पास फाइनेंशियल पावर्स थी, उन्हें बिल्कुल कर्टेल कर दिया है। यानी कि जो फाइनेंशियल पावर उनके पास होती थी प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स को लेकर डायरेक्ट अप्रूवल दे दिया करते थे, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता वो नहीं दे पाएंगे। अब उन्हें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से इसके लिए अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल के बाद ही वहां पर प्रोजेक्ट हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राज एक इस्तिलाह बन चुका है। खासकर मुस्लिम खानदानों पर कार्रवाई करने के बाद का यह तासर आम हो गया है कि बुलडोजर अब कानूनी नहीं, सियासी हथियार बन चुका है। और जब ये मंजर जम्मू में एक सहाफी के घर के सामने दिखाया गया तो लोग चौंक उठे। क्या नफरत का मॉडल यहाँ भी पहुँच गया? अब ये रिफ्लेक्शन है उसी तरह का निज़ाम चल रहा है जो योगी का बुलडोज़र, जो आम है और बदनाम भी है। जो योगी का बुलडोज़र यूपी में चलता है, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए वही बुलडोज़र यहाँ पे भी चलाया जाता है। अब यूटी में हमारी अपनी हुकूमत भी है। मेरा सवाल उनसे भी है कि किसी लेवल पे तो इस एग्रेशन को रोका जाए। अगर वो कहते हैं कि हम बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते, 370 की लड़ाई नहीं लड़ सकते, कम से कम इस बुलडोज़र तो को रोक सकते हैं। इतनी छोटी लड़ाई तो लड़ ही सकते हैं। बीजेपी के रहनुमा रविंदर राणा ने कहा कि एलजी से मेरी बात हुई है, इनको इस ड्राइव के बारे में कोई इतला नहीं। बहुत दुख और तकलीफ हुई है मुझे। मैंने ये सारा जब यहाँ ये मामला देखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यकीनन करेंगे, यकीनन हम जेडीए से बात करेंगे या गवर्नर से? मैंने गवर्नर साहब से बात की है। इसमें गवर्नर साहब भी बड़े गमज़दा हैं, उनको भी तकलीफ पहुंची है। उन्होंने भी कहा है ये नहीं होना चाहिए। चलिए, मैं मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैंने बात की है। ये जो आपने मेरे से सवाल पूछा है, ये आपको यहाँ मौजूदा हुकूमत को ये सवाल पूछना है। ये सवाल जहाँ की चुनी हुई सरकार और मोहतरम चीफ मिनिस्टर साहब, उनसे ये सवाल पूछा जाना चाहिए। यहाँ पर दो है, एक तरफ सरकार एक ही है, प्लीज ना इंतजामिया, दूसरी तरफ चुनी हुई सरकार। नो, यहाँ जम्मू कश्मीर प्लीज काम नहीं करने दे रहा। एलजी साहब कह रहे हैं मेरे पास कुछ है नहीं। सुनिए, ये बहानेबाजी है जनाब। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने इतराफ किया है कि उन्हें इस फैसले की खबर तक न थी, जबकि डेवलपमेंट अथॉरिटी की मिनिस्ट्री भी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास है और वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। फिर वाइस चेयरमैन ने ऑर्डर्स कहां से लिए? कौन सा मतलब मिलिटेंसी के साथ हमारा मतलब हमारी रिश्तेदारी है डिस्ट्रिक्ट भी कर रहे हैं। कल सीएम साहब को जब नोटिस में आया उसी टाइम उन्होंने पूरी डिटेल मांग ली है कि हमें लिस्ट दे दो, आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, उनको बड़ा गुस्सा आया। एक्चुअली जब मैंने उनको बोला कल, अगर इसके इंचार्ज मिनिस्टर कौन है? ऑनरेबल सीएम खाली चीफ मिनिस्टर नहीं है जम्मू कश्मीर को उमर साहब, बल्कि इस महकमे के इंचार्ज मिनिस्टर हैं वो। तभी तो हम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेट का दर्जा बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये आईपीएस आईएएस हमारे अंडर नहीं आएंगे, इनको ये है कि हमारा जम्मू कश्मीर की सरकार क्या बिगाड़ लेगी, हमारा फैसला तो दिल्ली से होना है। ये उसी का फायदा उठाया गया है। अगर जम्मू कश्मीर का कोई ऑफिसर जेडीए का वाइस चेयरमैन होता तो शायद ये नौबत ना आती। मैं दावे से कहता हूँ पल्ला झाड़ रही है, इंतजामिया ने भी अपना पल्ला झाड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसने ये कर? एलजी साहब को मैं आपके यहाँ से कहता हूँ, एलजी साहब इस पे आप इंक्वायरी करा दीजिए। किसने किया, किसने आर्डर निकाला? हम तो साहब कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की सरकार, जो चुनी हुई सरकार, लोगों की चुनी हुई सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आके कह रहा है कि जनाब जम्मू कश्मीर की सरकार की मर्जी से नहीं हुआ। करिए, रविंद्र राणा कह रहे थे कि हमने एलजी साहब से पूछा, वो हमें पता ही नहीं है। जनाब उसका आप फोन डिटेल करा लें, कल की निकाल लें। अगर मैं शर्त से और दावे से कहता हूँ उसने फोन किया होगा, और झूठों से यार
11 साल उसने झूठ मारा है, इसलिए उसको छोड़िए। उसको हाँ, अगर कोई बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कोई बात कहता है तो मैं उसको मानूंगा। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने भी अपने बयान में कहा है कि मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं, बल्कि ये हमारी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश लगती है और इस कार्रवाई को इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की खौफनाक मिसाल कहा। राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाजत लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोजर इस्तेमाल करें, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाजत हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के सीईओ वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से लगने चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ हमारे इजाजत से होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन पोस्ट्स पे बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए अफसर लगते हैं और फिर वो अफसर कहीं और से डिक्टेशन लेके बुलडोजर अपना निकाल के कार्रवाई जो है अपनी शुरू करते हैं। जब मुंतखब हुकूमतें बेबस लगने लगें तो अवाम एक दूसरे से पूछते रहें, फिर हम फरियाद किससे करें? इस चीज की जानकारी होना जरूरी है। तीसरी फोर्स कौन सी है जो काम कर रही है? बिल्कुल थर्ड फोर्स। अगर एलजी साहब नहीं कर रहे, अगर सीएम साहब नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई तीसरी फोर्स यहाँ काम कर रही है। तो हम तमाम लोगों को, यहाँ के रहने वालों को ये जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये तीसरी फोर्स कौन सी है। सरकार को बनाने में मिशन स्टेटहुड ने आप सभी के, आप जानते हैं कि कितनी कोशिश की थी। ये जालिमों ने इस खूबसूरत रियासत को जमींदोज कर दिया, तोड़ दिया। हमारा आर्टिकल 370 छीन लिया। वो इसलिए छीना, वो इसलिए तोड़ा कि अल्फाज डैंग का घर तबाह किया जा सके। वो इसलिए तोड़ा आर्टिकल 370 कि यहां पे ट्राइबल जमात के जो गुज्जर बकरवाल हैं वो जंगल राज, यूपी का राज यहां पे लाना चाहते थे। और आज मुझे बताएं, चीफ मिनिस्टर साहब मेरे मित्र हैं, उनके वालिद की मैं एहतराम करता हूं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। आज भी सुबह मैंने उन्हें पैगाम भेजा है कि आप इसकी छानबीन करें और उमर साहब को ये कहें कि ऐसा हादसा क्यों हुआ। लेकिन उन्होंने खुद ही तस्लीम कर लिया कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेसी उनकी बात नहीं मानता। तो उसका ये शक्ल जो है अल्फाज डैम के साथ पूरा जम्मू कश्मीर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी लोग खड़े हैं, ये मैं यहां से ऐलान कर रहा हूं। बेशक। नंबर 2, एलजी साहब आप कहते हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, तो फिर इसका हुक्मनामा, इस जमीन को जमींदोज करने का, इस आशियाने को उजाड़ने का, मेरे वालिद समान जो है इनके आशियाने को उजाड़ने का हुक्मनामा किसने जारी किया? कश्मीर में हर रोज ऐसे पहले मिसिंग रिपोर्ट्स आती हैं, फिर उनकी डेड बॉडीज नजर आती हैं। आखिर इसके पीछे है कौन? आप चाहते क्या हो? अगर आप को जमीनों से प्यार है जम्मू कश्मीर की, तो हमारे सभी के ऊपर बुलडोजर चला ले, बदल दो इस जम्मू को। लेकिन जो दुख सबको चीर गया वो ये था कि मलबे के नीचे एक घर नहीं, एक खानदान का रिज्क, एक बच्चे का बस्ता, एक माँ की उम्मीद, सब दबे पड़े थे। कम से कम इतना वक्त देते, नोटिस देते, जो लीगल तरीका है, कम से कम नोटिस दिया जाता ताकि जो है यहाँ का जो है मतलब ये सामान निकाल लेते, कम से कम जो भी मतलब जो है लीगल प्रोसेस था। और फिर मोहब्बत की वो किरण उठी जिसने तारीख बदल दी। जम्मू के हिंदू समाज के मोअज़्ज़ज़ शख्स कुलदीप शर्मा ने यह मलबा देखकर खुद चल के अफराज के पास पहुंचे और इनके साथ इनकी मासूम बेटी भी थी।
इस मौका पर कुलदीप ने कहा कि ये मजहब नहीं, ये इंसानियत है। अफराज भाई, आपके 3 मरला गे हैं, हम आपको 5 मरला जमीन देते हैं। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़े ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। मेरा भी गिरा दो सालों, मेरा भी गिरा दो। मर जाओ तुम, मर जाओ सालों, मर जाओ। मैं कुछ नहीं कह सकता। तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे बच्चे जिए, ये मैं सोचना जब बेकार हम हैं, जिंदे हैं, और भी आएंगे, सब कुछ होगा। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूँगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारे पूरे फैमिली मेम्बर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, वो सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और पर्सनली आप खुद देख सकती हो कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। जहाँ मेरी पब्लिक साथ है, जम्मू के लोग मेरे साथ है, मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है। जम्मू में कल से हजारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और मदद करने की कोशिश। ये इनका प्यार है जो ये छलका है इनकी आंखों में, और किस तरह से ये मतलब डॉक्यूमेंट्स लेकर के मतलब मेरे को ऑफर कर रहे हैं कि आप हमारा मतलब ये तो इनका बड़ापन है, ये हमदर्दी है। और एक अरफाज डैंग का घर तोड़ने से, एक अरफाज डैंग का घर का दरवाज़ा बंद होने से मेरे लिए लाखों घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। मेरे को इससे बड़ा और क्या चाहिए था। उन लोगों ने, उन ताकतों ने सोचा था अरफाज डैंग टूटेगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे को इतना हौसला मिला है, इतना मतलब लोगों का प्यार मिला है। हर जगह से मेरे को फ़ोन कॉल आ रहे हैं, इतने हज़ारों लोग मेरे को यहाँ कल से अभी तक मिल चुके हैं। तो बहुत प्यार मिल रहा है और मेरा हौसला और बुलंद हुआ है, ना कि टूटा है। और मैं हमेशा ही सच की आवाज़ बनता रहा हूँ, बनता रहूँगा, आगे भी इसी तरह से काम करूँगा, इससे दुगने मतलब जोश से काम करूँगा। इस एक लम्हे ने जम्मू व कश्मीर की पूरी फजा बदल दी। एक तरफ बुलडोजर ने मकान गिराया और दूसरी तरफ एक बाप और एक बेटी ने इंसानियत खड़ी कर दी। ये मोहब्बत चिराग से चिराग जलती गई। है उस कुलदीप शर्मा साहब ने, उनकी जितनी भी हम तारीफ करें वो कम है, और जितने भी अच्छे लफ्ज इस्तेमाल करें हमारे पास लफ्ज नहीं है कि मैं उसकी तारीफ कैसे करूं। इसलिए उन्होंने जो कहा, और जो मैं हमेशा कहता हूं कि जो जम्मू कश्मीर का भाईचारे की मिसाल जो है वो हमेशा सदियों तक रहेगी, सदियों से चल रही है और सदियों तक रहेगी। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये यही है। अगर हमारे हमसाया को, हमारे पड़ोसी को कोई तकलीफ पहुंची है तो उसका पड़ोसी अगर हिंदू है, उसको भी रात को नींद नहीं आई और सुबह उठते उसने कहा, अंकल ये लो मेरा 5 मरले का प्लॉट आज से आपका। कुलदीप शर्मा जी आए और उनकी बेटी तानिया आई, हमारी बहन, उन्होंने जो मसाइल कायम की है और ये एक जरिया बने हैं। अरफाज डैंग एक वजह जरिया बने हैं, एक ब्रिज बने हैं इस चीज को लेकर। ये इनको मुबारक। कुलदीप शर्मा और इनकी बेटी का ये कदम दिलों में ऐसे उतर गया कि इंसानियत का एक सलाब उमड़ आया। एक मुसलमान ताजिर खड़ा हुआ और कहा, मैं भी 1 कनाल जमीन कुलदीप शर्मा को दे रहा हूं, सिर्फ मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत देने के लिए। शोपियों के एक मुसलमान इकबाल साहब ने भी कहा, मैं कुलदीप भाई को 10 मरले जमीन देता हूं, इसार का बदला इसार ही से होना चाहिए। और फिर श्रीनगर के कश्मीरी हिंदू कुंज लाल जी ने ऐलान किया कि मैं इन चारों खानदानों को 5-5 मरले जमीन देता हूं, क्योंकि ये मोहब्बत सिर्फ जम्मू व कश्मीर की नहीं, इंसानियत की मिरास है। और ये लम्हा तारीख बन गया।
10 मरले मेरी तरफ से कुलदीप शर्मा जी को तोहफा है। इस समय मेरे साथ वो बिजनेसमैन है शोपियान के, जिनकी जानिब से ऐलान किया है। मोहम्मद इकबाल इनका नाम है, शोपियान के रहने वाले हैं। कुलदीप शर्मा को 10 मरले अपनी तरफ से शोपियान के इलाके में गिफ्ट करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ठीक हैं? आपकी सेहत ठीक है? जी आमिर साहब, हम सब ठीक है। आप 10 मरले गिफ्ट कर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी को। कुलदीप शर्मा जी ने 5 मरले का प्लॉट गिफ्ट किया है अरफाज डैंग को। ये 10 मरले जो आप उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं, किस खुशी में कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? मैं उसको 10 मरले एज गिफ्ट देता हूँ। उसने 5 मरले उसको दिया है, अरफाज साहब को, हमारे भाई को। उसने ये नहीं सोचा है कि ये मुस्लिम है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन इसी तरीके से हम भी ये नहीं सोचते हैं कि हम सब आपस में भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। क्या कितनी अच्छी बात है सर। आपको मालूम है, आपसे पहले भी एक बिजनेसमैन है पामपुर के, वो 1 कनाल कुलदीप शर्मा जी को देना चाहते हैं और उसकी कीमत 1 करोड़ है। और दूसरा फोन कॉल आपका आया है, आप 10 मरले देना चाहते हैं। जो मेरे साथ फोन कॉल पे हैं, इनका नाम है कुंजलाल जी। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कुंजलाल है सर। कुंजलाल जी, आप कितने मरले डोनेट कर रहे हो ये जमीन के? हम 20 मरले सर चारों बंदों को डोनेट कर रहे हैं सर। क्यों करना चाहते हो आप? सर ये मिसाल तो नई मिसाल हमें भी मिल रही है इस वक्त, ये भाईचारा कायम करने के लिए, इसलिए सर ये जमीन हम डोनेट करना चाहते हैं। बाकी इसमें नफे नुकसान की हमें कोई जरूरत नहीं। घर बनाएंगे कि जम्मू देखेगा। डिसीजन लिया था कि मैं इनको 5 मरले ज़मीन दे दूं, अरफात साहब को 5 मरले ज़मीन देखूं। जब मैं अरफात साहब के वहाँ सूरत हाल देखा, फिर मैंने उनको वादा ये भी किया है मकान के लिए भी मैं आपको कुछ मदद करूं, मकान बनाने के लिए। इसके अलावा जब मैंने उसके वालिद साहब देखा तो उनको भी मैंने बाकायदा तौर पर दूसरा ऑफ़र दिया है कि जब आप हज उम्र को जाएंगे तो उसमें मैं आपको बाकायदा तौर पर पूरा खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। जुल्म का जवाब मोहब्बतों और इसार से देना। सोशल मीडिया पर एक जुमला उठता है, यूपी में बुलडोजर का खौफ है मगर जम्मू में मोहब्बत इसे मात देती है। लोग कहने लगे, आज हमें एहसास हुआ कि जम्मू व कश्मीर सियासी बहसों से नहीं, इंसानियत से जीता है। आज जहां मोहब्बतों की एक नई दुकान खुल गई है, जहां सूद नहीं सिर्फ इसार बिकता है। और ये एक नई मिसाल थी। अफराज का घर तो गया, लेकिन दिलों की दीवारें टूटकर ऐसे गिर गई कि जहां से इंसानियत का नूर बहने लगा। बुलडोजर की ताकत अलामत है, मगर कुलदीप शर्मा की बेटी आज मोहब्बत की अलामत बन गई है। जिस रियासत को तकसीम दिखाया जाता है, वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे के लिए खड़े दिखाई देते हैं। ये जम्मू व कश्मीर है, जहां जुल्म का जवाब गोलियों से नहीं, मोहब्बतों, इसार और भाईचारे से दिया जाता है। इसलिए जम्मू व कश्मीर का बावा ही अलग है। काबज हिंदुस्तान जो मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जम्मू व कश्मीर के लोगों का कल्चर, रहन सहन और भाईचारा बेमिसाल है। मैं हूं अर्शद रचाल और आप देख रहे थे जेके न्यूज़। एक ऐसी कहानी सुनकर जा रहे हैं आप लोग जो हमें याद दिलाती है, बुलडोजर गिराए या जमाना, इंसानियत जब उठ खड़ी हो तो मोहब्बतों की एक नई दुकान खुल जाती है। अल्लाह हाफिज।